हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट 2024 और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर। तो TGT PGT एस्टेट की तैयारी हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 41 रहने वाली है। अगर क्लास नंबर में एक आधा 42 है या 40 है, जो भी एग्जैक्ट क्लास होगी वो आपको थंबनेल पर देखने को मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नई कविता, और नई कविता का होगा ये पार्ट नंबर 3। यानी कि अभी तक जो है मैं 2 वीडियो इसकी अपलोड कर चुकी हैं। तो आज से जो भी कैंडिडेट इस वीडियो से अगर नया जुड़ता है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करें और फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। आपको TGT PGT एस्टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तक जो 2 पार्ट मैंने पढ़ाए हैं उसमें मैंने सब कुछ इसके बारे में आपको बता दिया है। और क्या क्या, जैसे कि नई कविता की शुरुआत से लेकर, और क्योंकि नई कविता और प्रयोगवाद में एक गहरा संबंध है, ये सब भी मैंने आपको बता दिए हैं अभी तक की जितने भी क्लासेस मैंने डाली हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा था, सबसे पहले अज्ञे के बारे में पढ़ा, अज्ञे की सारी रचनाएं, उनके काव्य संग्रह पढ़े। अज्ञे के बाद हमने गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ा, फिर हमने शमशेर बहादुर के बारे में पढ़ा। और आज हम अगले कवि को करेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र। अब ये भवानी प्रसाद मिश्र आपको पता होना चाहिए कि कौन से सप्तक के कवि हैं, क्योंकि मैंने कहा कि नई कविता और प्रयोगवाद में गहरा संबंध है। तो जो प्रयोगवाद के कवि थे उन्हीं कवियों को हम नई कविता के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। जब आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब मैंने जब ट्रिक बताई थी आपको कि दूसरे सप्तक के कवि हैं, और दूसरे सप्तक के कवियों में मैंने एक ट्रिक बताई थी कि मैंने अपने ट्रिक से याद कर रखी थी कि दूसरे सप्तक में है। और दूसरे सप्तक में मैंने वो सभी कवि ट्रिक से याद कर रखे थे जो हमारे गाँव में जिसके नाम थे। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इसके हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ, कहीं ये मैंने कल नहीं पढ़ाया था। तो सबसे पहले देखो, भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं, और काव्य संग्रह हैं कम से कम 18। और इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं, गीत फरोश काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनकी रचनाएं सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार इन रचनाओं को, इन काव्य संग्रह को क्रम से व्यवस्थित करना भी पूछा जाता है। इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है कालजयी, यहाँ से TGT PGT एस्टेट में भी प्रश्न पूछा जाता है। कालजयी जो रचना है वो एक खंड काव्य है। गीत फरोश की पंक्तियाँ भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं। बुनी हुई रस्सी पर इनको पुरस्कार भी मिला था। तो ये सब बातें हम नीचे चलकर अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम न मम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग और कालजयी। तो इसमें से अगर आप ये ना करें, क्योंकि मैंने नहीं किए थे और आज तक मैंने TGT PGT एस्टेट और नेट तक के पेपर दिए हैं, तो इनमें से थोड़ा सा कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शरीर कविता और फूल। लेकिन मैं आपको देखो मना नहीं करूँगी कि आप सभी के अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से याद करें, लेकिन यहाँ तक जो इनकी रचनाएं हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कालजयी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब शायद आप इनकी ट्रिक खुद से बना लेंगे। गीत फरोश, गीत चकित है दुख, मतलब जब गीत गाए जाते हैं तो दुख भी चकित हो जाता है। गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुश, भवानी प्रसाद मिश्र से आप इसको जोड़कर करें। अगर कोई भी आप ट्रिक बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें राइटर का नाम साथ में ऐड कर लें। भवानी प्रसाद मिश्र गीत गाते हैं तो दुख भी चकित हो जाता है। गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, देखो अब कैसे, अब भवानी प्रसाद मिश्र ने जब गीत गाए तो दुख भी चकित हुआ, और गांधी पंचशती के दिन ये गीत गाए थे। बुनी हुई रस्सी उन्होंने, क्योंकि गांधी पंचशती, गांधी क्या करते थे, रस्सी बुनते थे, मतलब वो सूत काटते थे, और बुनी हुई रस्सी से खुशबू आती थी,
व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत के साथ ही आप जोड़ ले अंतर्गत। अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम न मम। तो इन्हें, ये जो कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ तक दे रखी है ना, ये सारी, इन्हें आप बिल्कुल ट्रिक से कर ले, क्योंकि इनमें से कोई भी 4 कविताएं देकर, 4 काव्य संग्रह देकर आपसे क्रम से व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। और एक है काल इम्पोर्टेंट। तो भाई इनकी आप जो मर्जी आए आप उस प्रकार से ट्रिक बना ले। और उसके बाद ये है अनाम तुम आते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, गीत गाए तो दुख भी चकित हुआ गांधी पंचशती के मौके पर, और गांधी जी ने रस्सी बनाई, उसमें काफ़ी खुशबू आई, और व्यक्तिगत रूप से रस्सी बनाई क्योंकि गांधी जी अपना काम खुद करते थे। और अंतर्गत, व्यक्तिगत अंतर्गत, फिर गांधी जी कहते हैं अनाम तुम आते हो, इदम न मम, न यहाँ न वहाँ, ऐसे कर लो इसको ट्रिक से। त्रिकाल संध्या के समय तुम आते हो, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसले और फूल, मानसरोवर के दिन, संप्रति नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी। तो ये सारी इतनी इतनी ट्रिक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और सभी चीज़ आप ट्रिक से याद करें, ये मैं आपको अलाउड भी नहीं करती। एक बार आप सारे यहाँ से पढ़ेंगे, एक बार आप अपने नोट्स बनाएं, और फिर एक बार इनको मन ही मन एक बार रिवीजन करें, और उसके बाद एक रफ कॉपी और पेन लें और सभी कविताओं को आप लिखना शुरू कर दें। कैसे, आप बिना देखे लिखे, जैसे भवानी प्रसाद का नाम डालकर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि इनको मैं छुपा दूं तो भवानी प्रसाद ने क्या गाए, गीत। गीत से क्या हो जाएगी, गीत फरोश। तो फिर दुख भी चकित हो गया, चकित है दुख, ठीक है। गांधी पंचशती, अंधेरी कविताएं, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारी जो रचनाएं हैं याद हो जाएंगी। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। अब ये कई बच्चे मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं, तो ये मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली बुक से पढ़ा रही हूँ। काफ़ी अच्छा कंटेंट इसमें दिया गया है, और कुछ एक बातें मैं इधर उधर से भी, जो मुझे कंटेंट जो इसमें मुझे नहीं पसंद होता मैं दूसरी बुक से भी ले लेती हूँ। तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं, देखो एक बात याद रखना है, ये सारी इनकी कविताएं हैं, और जो हमने ऊपर पढ़े थे ये सारे इनके काव्य संग्रह थे। एक ही काव्य संग्रह के अंतर्गत कई सारी कविताएं शामिल होती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर इनको आप एक एक कवि की रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो एक एक कवि के नाम से भी मैंने DSSB के लिए वीडियोस डाली थी, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। गीत फरोश अपने आप में एक कविता भी है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सतपुड़ा के जंगल ये हमने भी NCERT की किताबों में पढ़ा था जब हम प्राइमरी में थे, या पता नहीं 6th 7th में पढ़ी थी। तो कमल के फूल, कमल के फूल खिलते हैं सतपुड़ा के जंगल में, तो वाणी भी क्या हो जाती है, दीन हो जाती है। टूटने का सुख, टूटे हुए आदमी को भी जब कमल के फूल खिलते हैं जंगल, सतपुड़ा के जंगल में, तो टूटे हुए आदमी को भी सुख प्राप्त होता है, और वो गीत गाता है, गीत फरोश, ठीक है। अब अगला कवि आता है नरेश मेहता, और नरेश मेहता जो है ये भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। पहला सप्तक का प्रकाशन 1943 में, दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 में, और तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में, और चौथे सप्तक का प्रकाशन 1979 में हुआ था। ये बातें आपको याद रखना है। तो नरेश मेहता जो है ये भी दूसरे ही सप्तक के कवि हैं। नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो काव्य संग्रह देखना, वन पाखी सुनो, ये कहते हैं नरेश मेहता कहते हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, चैत्या और उत्सवा। तो ये आप करें तो कर लेना, लेकिन उत्सवा इतने आप याद कर लेना। नरेश मेहता कहते हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, मतलब मेरा एकांत है वो उस चीड़ को ही समर्पित है, मैं चेत में आ गया हूँ, चेत्या, अब उत्सव मनाऊंगा, उत्सवा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रबंध काव्य कौन कौन सी, ये सारी रचनाएं इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है। संशय की एक रात, ये किस प्रकार की रचना है, तो एक प्रबंध काव्य है। और महाप्रस्थान, प्रबाद पर्व और शबरी। अब कैसे याद करेंगे कि शबरी जो है, संशय की एक रात,
मतलब एक रात संशय की थी, उसके समय महाप्रस्थान किया, प्रभात पर्व के अवसर पर किसने? सबरी ने। तो इनमें आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। सबरी ने संशय की एक रात महाप्रस्थान किया, मतलब घर से निकल गई प्रभात पर्व के अवसर पर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखना, समय देवता शीर्षक कविता इनकी लंबी कविता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ये प्रश्न पूछा जाता है कि समय देवता कविता किस कवि की रचना है। तो समय देवता कविता जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और ये कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों के सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें क्या है कि समय देवता शीर्षक कविता एक लंबी कविता है। इस कविता के अंदर धरती के विभिन्न भाग, अब जो हमारी धरती है मान लो, इसमें अनेक प्रकार के भाग हैं, जैसे कोई राजनीतिक हिस्सा है, कोई सांस्कृतिक हिस्सा है, मतलब जो धरती का भौगोलिक हिस्सा है उसे कई भागों में बांटा गया है। तो जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृति राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न भागों की संस्कृति कैसी है, वहाँ की राजनीति कैसी है, इसके बारे में बताया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं और रचनाएं? उषस, किरण धेनुए, चाहत मन। तो आप ये पढ़ें तो पढ़ लें, बाकी मैंने तो ये याद की नहीं थी, आज ये पॉइंट इस बुक में मेरे पास आया है। धर्मवीर भारती, अब अगला कवि आता है धर्मवीर भारती, और धर्मवीर भारती भी दूसरे शतक के कवि हैं। ये भारतीय मूलतः प्रेम के कवि हैं, भारतीय मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, ये नाट्य है, और कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। देखो आपको रचनाएं तो बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी, समझ के आप इन्हें याद करें। ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और देशांतर, ये 4-5 रचनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद हो जाएंगे। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। अब देखो किस कविता के अंदर क्या है, जैसे कि कनुप्रिया है, कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, तो कनुप्रिया याद हो जाएगा। कानू, कनु से मतलब कान्हा, ऐसे याद रख लेना, कान्हा, और कान्हा नाम याद आते ही आपको पता चल जाएगा कि उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है, मतलब देशांतर, देश विदेश का अंतर, आप ऐसे समझ सकते हैं। मतलब इन्होंने देशांतर कविता के अंतर्गत जो विदेशी कविताओं का संग्रह है, इसमें सारी विदेशी कविताएं हैं देशांतर काव्य संग्रह के अंतर्गत। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है, ये इनकी भी एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है, ठीक है। प्रेमथ्यु कौन था? यूनान का एक पौराणिक पुरुष है, उसी के ऊपर इन्होंने एक लंबी कविता लिखी, प्रेमथ्यु गाथा। अब अगला नाम आता है मदन वात्स्यायन, ये तीसरे शतक के कवि हैं। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। उसके बाद है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ये भी तीसरे शतक के कवि हैं और इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। नई कविता की ये भी प्रमुख हस्ताक्षर हैं, इनकी निम्नांकित कृतियां प्रकाशित हैं। अब देखो इनकी रचनाएं बड़ी जल्दी से आपको याद हो जाएंगी। काठ की घंटियां, मतलब काठ, गांव के अंचल से लेकर अगर इनकी रचनाएं आप याद करोगे तो जल्दी याद हो जाओगे। गांव में क्या थे? काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पास एक काठ की घंटी है, बांस का पुल बना रखा है, एक सूनी नाव भी है उसके पास। नाव में गर्म हवाएं चलती हैं। अब गर्म हवाएं और नाव कहाँ चलाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? कुआनो नदी में। और कविताएं 1 और 2, ये रचनाएं ऐसे आपसे पूछी नहीं जाएंगी। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जंगल का दर्द इसलिए कहा है क्योंकि जंगल में लोग खूंटियों पर टंगे हुए हैं, ऐसे याद रखना।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पास काठ की घंटियां हैं, बांस का पुल है, एक सुनी नाव है। और नाव किस में चलाते हैं? कुआनो नदी में। और कुआनो नदी में गर्म हवाएं चलती हैं। और वो जब नदी किस में से गुजरती है? जंगल। तो जंगल का दर्द देखते हैं कि वहां पर खूंटियों पर टंगे हुए लोग हैं। ऐसे याद रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी आपको याद भी हो जाएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? काफ़ी हाउस में एक मेला ड्रामा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। तो ये सारी इनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, कुछ चर्चित कविताएं हैं। अब आता है केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ ले कि नई कविता के ऐसे कौन से कवि हैं जो बिंब को अधिक महत्व देते हैं, तो केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी बहुत अच्छे से। अभी बिल्कुल अभी, कह रहा है कि केदारनाथ पर अभी जाओ, अभी बिल्कुल अभी। मैंने कहा कि कवि का नाम जब भी आप ट्रिक से याद करें जरूर साथ में ऐड कर ले। केदारनाथ सिंह कहता है अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो। मतलब केदारनाथ सिंह कहते हैं कि अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में आपको सारस दिखाई देगा। कह रहा कि अभी देखो, कोई बात किसी को कुछ चीज़ दिखानी होती है तो हम कहते हैं ना अभी देखो, अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। उत्तर कबीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर कबीर। और अन्य कविताएं, बाग लंबी कविता है, और सालस्ताय और साइकिल ये आप रहने दें। तो बाग इनकी एक लंबी कविता है। कह रहे हैं कि अभी देखो बिल्कुल अभी, केदारनाथ पर चढ़कर देखो, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस दिखाई देगा। उत्तर कबीर और बाग, ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट काव्य कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। बनारस, अनागत, बर्फ, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपको याद रखना है। ये भी इन्हीं के नोट्स में जब आप केदारनाथ की रचनाएं लिखें तो वहीं पर आपको ये भी लिख लेना है। मैं चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं प्रयोगवाद, इसको नई कविता को ख़त्म कर दूँ। तो प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं। अब जो प्रयोगवाद हमने पढ़ा था, मैंने 4 सप्तक बताए थे। 4 सप्तक में हर एक सप्तक में 7-7 कवि थे। तो जो मैंने कहा था नई कविता और प्रयोगवाद में गहरा संबंध है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो राम और क्या अंतर था वो मैंने 1-2 वीडियो में अच्छे से आपको समझा भी दिया था। अब प्रयोगवाद के या नई कविता के कह लें कि रामविलास शर्मा का नाम आता है। रामविलास शर्मा कौन से सप्तक के कवि थे? ये तार सप्तक के कवि थे। तार सप्तक, तार सप्तक नाम था, इसका पहला सप्तक नहीं था। आपको ऑप्शन में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो पहला सप्तक दिया हुआ होगा, जबकि पहले सप्तक के नाम से कोई चीज थी ही नहीं। पहला सप्तक जो था उसका नाम था तार सप्तक, ठीक है। रामविलास शर्मा का है रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य या प्रारंभिक कविता। मैंने तो इसकी भाई कभी याद की नहीं थी, क्योंकि रामविलास शर्मा के अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आलोचनात्मक रचनाएं पूछी जाती हैं, इनकी समीक्षात्मक रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। प्रभाकर माचवे का भी आप रहने दें। इनमें से अगर आपको करना है तो आप गिरजा कुमार माथुर का करेंगे। गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और शकुंतला माथुर, ये इंपॉर्टेंट है। गिरजा कुमार माथुर की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। छाया मत छूना, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। तो ये आपको ट्रिक से याद कर लेनी है, क्योंकि ये सारी रचनाएं क्रम से व्यवस्थित करने के लिए आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। अगला नाम आता है भारत भूषण, और भारत भूषण की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। सिंगल एक रचना का नाम देकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसकी रचना है। अब इनकी रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ
उतना वह सूरज, अनुपस्थित लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या इतनी रचनाएं क्या याद होती हैं? भाई मैं सारी मैंने ये बताऊं कि कम से कम पता नहीं कितनी, जैसे कि कहानी की बात करूं तो कम से कम 70 और 80 इतने कवियों मतलब लेखकों की कहानियां मैंने याद की थी, और एक लेखक की पता नहीं कितनी कितनी। मैंने काफ़ी सारी हिंदी की रचनाएं मुझे कंठस्थ याद थी जब मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया था। तो भारत भूषण अग्रवाल की छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ ए प्रस्तुत मन, कागज़ के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। ठीक है, 2-4 बार पढ़ेंगे, लिख कर देखना। मैं क्या करती थी कि शाम के समय सोते वक्त या जितने मैं कर लेती थी कि आज मुझे 4-5 राइटर की याद करनी है और 5-7 की मुझे सुबह उठकर करनी है, और बार बार मैं किसी ना किसी को सुनाती रहती थी। शकुंत माथर है, चांदनी चुनर, अभी और कुछ, और लहर नहीं टूटेगा। तो ये इतना आप करें तो कर लें। बाकी हरिनारायण व्यास की इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको जरूर करनी है। मृग और तृष्णा, हरि 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 भगवान मृग के पीछे भागे, त्रिकोण पर सूर्योदय था, बरगद के चिकने पत्ते वहां से दिखाई देते थे। हरि नारायण, मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय और बरगद के चिकने पत्ते। नेक्स्ट आता है रघुवीर सहाय का, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रघुवीर सहाय जो है ये भी दूसरे शतक के कवि थे। सीढ़ियों पर धूप में, रघुवीर सहाय, मैंने जब ट्रिक बताई थी कि हमारे गांव में मेरे ताऊ लगते थे, और रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में बैठते थे। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, और एक समय था। तो ये रचनाएं हैं रघुवीर सहाय की। उसके बाद आता है विजयदेव नारायण शाही, ये तीसरे शतक के कवि हैं, और कुंवर नारायण भी तीसरे शतक के कवि हैं। तो विजयदेव नारायण शाही की है साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। तो इनकी 2 ही रचनाएं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुंवर नारायण की है, कुंवर जो होते हैं ना कुंवर, वो हमेशा चक्रव्यूह बनाते हैं, और कहाँ पर परिवेश हम तुम, मतलब आप हमारे पूरे परिवेश में चक्रव्यूह बनाते हैं, हमारे साथ भी और तुम्हारे साथ भी। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता, और यहाँ पर बस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। कुंवर नारायण की और भी कुछ रचनाएं हैं। अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, कह रहा कि चक्रव्यूह रचते हैं, परवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। तो ये तो सीधी ट्रिक बन रही है। और इनके प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, आत्मजयी से भी। और आत्मजयी में ये वाजस्रवा नहीं, वो कालजयी थी, सॉरी। आत्मजयी रचना पूछ ली जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कालजयी किसकी थी? भवानी प्रसाद मिश्र की। और ये किस आत्मजयी किसकी है? ये कुंवर नारायण की है, ऐसे याद रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। और वाजस्रवा के बहाने, ये दोनों जो रचनाएं हैं ये प्रबंध काव्य हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे साठोत्री कविता। और साठोत्री कविता जो 1960 के बाद जो रचनाएं लिखी, तो इनमें से इन्हें बाद में पढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है शायद, ठीक है। तो एक ही लेक्चर में ये हमारी शायद ख़त्म हो जाए सारी, नहीं भाई काफ़ी हैं, लेकिन इनमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था, और जो नई कविता है वो हमारी आज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और 3 पार्ट में मैंने इसे पूरा किया है, क्योंकि पहला पार्ट तो बहुत ही छोटा बन गया था, मुझसे एकदम से वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें ज़्यादातर रचनाएं हैं, इतना कुछ समझाने का नहीं है, आपको कवि का नाम लिखना है, उसकी रचनाएं लिखनी है, और फिर उन्हें आपको याद करना है। धन्यवाद।